आप इतने दिनों बाद आए हो, फिर भी घर ऐसे साफ जैसे हर रोज़ सफाई होती हो। पीछे आते हुए मोहन से मैंने पूछा। हाँ, वह मेरी एक फ्रेंड की फैमिली भी यहीं रहती है। मैंने उन्हें सफाई के लिए बोल दिया था। मोहन अचकचाकर बोले, यह तो सही है। अगले दिन मोहन के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत जिसके हाथ में चाबी थी, शायद वह फ्लैट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। वह मुझे एकटक देखे जा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आप कौन हैं? अपनी तरफ उसे ऐसे देख मैं थोड़ा घबरा गई, इसलिए सीधा सवाल किया। यह फ्लैट तो मोहन का है ना? आप कौन हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया। मैं मोहन की वाइफ नंदिनी हूँ। कल ही हम लोग आए हैं। मेरा यह कहना था कि वह मुझे देखकर चौंक कर रह गई। फिर बोली, जी माफ़ करें, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल बाहर गई थी, रात में वापस आई हूँ, शायद इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मोहन वापस आ गए। मैं तो सफाई करवाने आई थी, उसने खुद को संयत करते हुए कहा। अच्छा, वह आप हैं। कल मोहन ने बताया था कि उनके कोई फ्रेंड ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वहीं साफ़ सफाई करवा देते हैं। उस औरत ने बताया कि मैं निशा हूँ। मेरे पति की पोस्टिंग भी ऐसी जगह पर है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसलिए मैं अकेली अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहती हूँ। सूर्य अस्त होने वाला था, आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। मैं गेट पर खड़ी मोहन का इंतज़ार कर रही थी और प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे और अपनी खुद की बनाई सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी मोहन की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। यहाँ क्या कर रही हो नंदिनी? तुम अभी इस शहर से अनजान हो, ऐसे बाहर निकलकर मत खड़ी हुआ करो। घर में घुसते ही मोहन ने कहा। मैंने मोहन के लिए चाय बनाई, तुम्हें मैंने निशा जी के बारे में बताया। निशा का नाम सुन मोहन बहुत असहज हो गए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, हाव भाव अचानक बदल गए। मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। फिर मोहन खुद को सहज करने की कोशिश करने लगे। क्या बात हुई तुम दोनों में? मोहन ने पूछा। कुछ खास नहीं, उन्हें शायद हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मुझे देख थोड़ी नर्वस लग रही थी। कहते हुए मैं डिनर की तैयारी में लग गई। समय बीतते देर नहीं लगती, ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। मोहन मेरी तरफ से निश्चित थे और मैं उनकी तरफ से। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। निशा जी भी कब मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरी ज़िंदगी में एक अहम किरदार में आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बटोर यूं ही 4 महीने गुजर गए। एक दिन सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मोहन ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए थे, इसलिए खुद ही रूपा दीदी को फ़ोन कर उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। दीदी ने कुछ ज़रूरी जांच के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खुशी और डर दोनों भाव मेरे अंदर समाहित हो गए। मेरे आंसू छलक पड़े। दीदी ने भी खुशी से मुझे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। दीदी ने कुछ खास एहतियात बरतने को कहा और समय से मेडिसिन लेने को कहा। फिर मैं खुशी से घर की तरफ बढ़ गई। आज मोहन भी टूर से वापस आने वाले थे। मैं भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं घर पहुंच गई, पर मोहन अभी नहीं आए थे। उनके फ़्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से उन्हें घर पर होना चाहिए। फिर मैं निशा के घर की तरफ बढ़ गई। सोचा हो सकता है उनसे बात कर अपनी परेशानी का हल निकाल सकूं। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए बिना नॉक किए मैं अंदर चली गई। वैसे भी अब उनसे मैं इतनी घुल मिल गई थी कि सामान्य औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। तभी मुझे निशा की ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आई। किसी पर बुरी तरह नाराज़ थी। मुझे लगा शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, इसलिए चुपचाप निकलने ही वाली थी कि मोहन की आवाज़ सुन मेरे कदम वहीं जड़ हो गए। मोहन निशा को शांत होने के लिए बोल रहे थे। मुझे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहती थी। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए दरवाजे से झाँक कर देखा। सामने मोहन और निशा बैठे थे। मोहन के कंधे पर सर रखकर निशा रो रही थी। मोहन, आखिर कब तक मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी? मैं तुम्हारे लिए अपने पति की ना हो सकी। कभी सोचा हमारे रिश्ते के बारे में? मेरे पति को अगर पता चल गया, और सबसे बड़ा सच कि हमारी बेटी, जो मेरे पति को लगता है कि उसकी
बेटी है, यह सच उसे पता चल गया तो वह ना मुझे छोड़ेगा और ना ही तुम्हें। मोहन ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। नंदनी को बहुत जल्दी माँ के पास छोड़ाऊंगा, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। उन दोनों की बात सुनकर मेरा दिमाग सन पड़ गया। जड़त होकर अपने साथ हुए इस धोखे की दास्तां को खुद अपनी आंखों से देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सामने रूपा दीदी और आर्मी यूनिफॉर्म में एक फौजी को देखा। दीदी को देख मैं खुद को रोक ना सकी और रोने लगी। मैंने दुख और क्रोध में रोते हुए पूरी बात दीदी को बता दी। यह भी नहीं सोचा कि सामने जो फौजी खड़ा है वह निशा का पति है। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने पहले तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया, पर पूरी बात जानने के बाद उनका मन भी निशा के प्रति नफरत से भर गया। मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी उन दोनों के प्रति। तभी दरवाजे पर खड़ी निशा को देखा। मोहन और निशा की सच्चाई सबके सामने थी। बावजूद इसके निशा अपने पति को सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसके फौजी पति ने DNA टेस्ट की धमकी दी तो रोते रोते सब कुछ कबूल कर लिया। मोहन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जैसे कंठ सूख गया हो। मैं मोहन से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जिसकी आंखों और विचारों में शर्म नहीं, उससे कुछ भी कहने सुनने से क्या फ़ायदा। इन दोनों ने एक पल में मेरी ज़िंदगी बदल दी। कहाँ मैं अपनी खुशियाँ बांटने चली थी और अभी इनके दिए धोखे से टूटी हुई हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किधर जाऊँ। दीदी ने सासू माँ और मेरे मायके में फ़ोन कर उन लोगों को भी बुला लिया। माँ बाबा मेरी हालत देख टूट से गए। अकेले में दोनों रोते पर मेरे सामने हिम्मत और समझदारी की बात करते। रूपा दीदी मुझे और माँ बाबा को लेकर अपने घर आ गई। माँ बाबा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था। वे समाज और परिवार के लिए मुझे समझौते के लिए राजी करने में लगे थे। उनका सोचना था कि अकेले इस पुरुषवादी समाज में कैसे एक बच्चे को पाल सकती हूँ, इसलिए मैं मोहन को माफ़ कर दूँ। मैं विवश होकर इनकी बातें सुनती और सोचती रहती, क्या हम औरतें इतनी कमज़ोर हैं कि अकेले बच्चे नहीं पाल सकती, अकेले रह नहीं सकती? क्यों हर पल हमें जीने के लिए पुरुष का सहारा चाहिए? अपनी पत्नी और माँ को धोखा देने वाले पुरुष को क्या कहेंगे? जब वह एक साथ दो औरतों से संबंध रखे तो उसे क्या नाम देंगे? समझौता सिर्फ स्त्री करे और पुरुष अपने बड़े से बड़े गुनाहों को छिपाकर समाज में सिर उठाकर चले। मुझे यह मंजूर नहीं था, पर रूपा दीदी के अलावा कोई मेरी इस बात को समझ नहीं रहा था। अगले दिन सुबह सुबह मोहन आए। मेरी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें लग गई थी। बच्चे का हवाला देकर मुझे बहुत मनाने की कोशिश की गई, पर मैं अपने फैसले पर अड़ग रही। ऐसे इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती जिसकी एक रखेल और उसकी एक बेटी भी हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ। मैंने तलाक के लिए केस दर्ज कराया। तलाक की लंबी प्रक्रिया के बीच कहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊँ, यह सोचकर सासू माँ ने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान अब पढ़ाई में लगा दिया। सासू माँ अपने बेटे को छोड़कर मेरे साथ आ गई। मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहन को अपनी तमाम संपत्ति से बेदखल कर दिया और सब कुछ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर सासू माँ ने जो मेरे लिए किया उसके आगे हम सभी नतमस्तक हो गए थे। दिन महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए अगले महीने की तारीख दे दी। आखिर वह दिन भी आ ही गया। मेरा और मोहन का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया। दादी पूरा समय अपने पोते की देखभाल में ही गुजार देती। नाना नानी भी आ गए थे। तीनों उसकी मुस्कुराहट देखकर अपने सारे दुख भूल जाते। अब मैं निश्चित होकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी तरह माँ बाबा की देखरेख में मैंने B.Ed कर लिया। टीचर ट्रेनिंग की डिग्री भी ले ली। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जल्दी ही मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। व्यवस्था बढ़ गई थी। ऐसे समय में परिवार का साथ मेरे लिए वरदान से कम नहीं था।
कुछ दिनों बाद सासू माँ की तबीयत बिगड़ी और वह हमें छोड़ विदा हो गई। मोहन अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। अंतिम संस्कार के बाद जब मोहन मेरे सामने आया तो आज मैं बरसों से दबी हुई भड़ास निकाल देना चाह रही थी, पर मोहन की सिसकियाँ सुनकर रुक गई। मैं बाहर निकलने लगी तभी पीछे से मोहन की आवाज़ आई, नंदिनी मेरा बेटा। मैंने कहा, मोहन तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। जिसे मेरा बेटा कहा है अभी तुमने, क्या उसका नाम पता है? तुम्हारी एक बेटी है जो मुझे पता है, बस उसको और अपनी पत्नी को देखो। अपनी माँ के संस्कार को धूमिल करके तुम्हें कोई अफसोस नहीं है तो आज के बाद मुझे फ़ोन करने या मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। मोहन वापस निशा के पास चला गया क्योंकि निशा को भी उसके फौजी पति ने तलाक दे दिया था। आज मेरा मन साफ हो गया, जैसे यादों की कड़वाहट ने मेरे मन से निकलकर मेरे मन को शुद्ध कर दिया। मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, उसे पुलिस ऑफिसर की जॉब मिल गई है। मैं अपने माँ पापा के साथ अपनी बहू आने की राह देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे का रिश्ता भी तय कर दिया है।